गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 5 के अंदर। इसके अंदर हम वो सारे MCQ डिस्कस कंटिन्यू करेंगे CHO एग्ज़ाम तक, जो CHO के एग्ज़ाम में आने लायक है और जो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ आपके सामने है। नर्सिंग केयर प्लान इंक्लूड ऑल दीज एक्सेप्ट वन। हम जब कॉलेज टाइम के अंदर नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे या केस स्टडी नर्सिंग केयर प्लान इस तरीके की चीज़ें बनाते थे, उसके अंदर हम किस प्रोसेस को फॉलो करते थे, उनमें से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा हम नहीं करते थे वो बताना है। ऑप्शन ए है असेसमेंट, ऑप्शन बी है एनालिसिस, ऑप्शन सी है गोल, ऑप्शन डी है इवोल्यूशन। तो जब भी हम केयर प्लान बनाते थे तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था असेसमेंट। इसके बाद हम करते थे डायग्नोसिस के बाद हम क्या करते थे, गोल सेट। उसके बाद क्या करते थे, हम प्लानिंग करते थे और उसके बाद उस प्लानिंग को क्या करते थे, इम्प्लीमेंटेशन करते थे और लास्ट में क्या करते थे, इवोल्यूशन करते थे। इस तरीके से हम क्या बनाते थे, केयर प्लान। कैसे, सबसे पहले हम असेसमेंट करते थे और फिर हम क्या करते थे, डायग्नोसिस। जब हमने बीमारी को डायग्नोस कर लिया, मान लो किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था, फिर अपने गोल सेट किया कि इसको क्या देनी है, इस तरीके का डाइट देना है, लो रेजिड्यू फूड देना है, एसिडिक फूड नहीं देना है ना। इस तरीके के अपने गोल बनाए। फिर हमने उन गोल को अप्लाई करने के लिए प्लानिंग की कि ये चीज़ें इसके अंदर करेंगे। फिर हमने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। लास्ट में हम देखते हैं कि अपने नर्सिंग केयर प्लान का क्या आउटकम निकलता है, वो हम किसके अंदर करते हैं, इवोल्यूशन के अंदर देखते थे कि अपना क्या आउटकम रहा है। तो ऑप्शन जो सी है ये हम करते थे, ऑप्शन जो डी है ये भी हम करते थे, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये हम नहीं करते थे। और जो नहीं वाला पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्या है करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट MCQ अपना, रेक्टल थर्मोमीटर इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ये जो 4 बीमारी या जो 4 कंडीशन दी है, इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर हम रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट नहीं करते हैं। फीवर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है, मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन। और मेनिंजेस कौन कौन होती हैं, एक तो होती है ड्यूरा मैटर, एक होती है आरेक्नोइड मैटर और एक क्या होती है, पाया मैटर। ये क्या है, ब्रेन के नज़दीक होती है, ये बीच की होती हैं और ये सारी सबसे आउटर साइड की होती है। और सब आरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या रहता था, हमारा CSF फ्लूइड। तो जो इन तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस। फीवर क्या है, कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, एक साइन है। क्या है, साइन है। जैसे ही कोई एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आता है तो अपनी बॉडी क्या कर देती है, WBC के नंबर बढ़ाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर। तो ये कोई बीमारी नहीं है, क्या है, साइन है। ऑप्शन बी है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ये क्या है, अपनी इस MCQ का राइट आंसर है। MI के अंदर हम रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट क्यों नहीं करते हैं, जिसने भी नर्व सिस्टम को बहुत डिटेल से समझा है या पढ़ा है, उसके अंदर हम पढ़ते थे जो क्रेनियल नर्व होती है अपनी, वो क्या होती है, 12 पेयर के अंदर होती है। क्रेनियल नर्व जो होती है क्या होती है, 12 पेयर के अंदर होती है। इसमें भी जो 10th नंबर क्रेनियल नर्व है उसका नाम है वेगस नर्व। क्या नाम है, वेगस नर्व। और ये किस टाइप की नर्व है, मिक्स टाइप की नर्व है। कैसी है, मिक्स टाइप की नर्व है। और कैसी नर्व है, अपन इसको क्या बोलते थे, आवारा नर्व है। ये एकमात्र ऐसी नर्व है जो अपने क्रेनियम को छोड़ करके बाहर GI सिस्टम को भी सप्लाई करती है अपनी। और ये किसके साथ वर्क करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ। किसके साथ, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ ये काम करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक्शन कैसा रहता है, ये अपनी पूरी बॉडी को स्लो कर देता है और GI सिस्टम को स्पीड अप करता है। तो जब ये पूरी बॉडी को स्लो करता है तो हार्ट को भी ये स्लो करता है। तो हार्ट पे इसका इफेक्ट कैसा रहता है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है। कैसा रहता है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है। और वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। हम जो है या तो अपन क्या करें, कैरोटिड मसाज करें नेक पे तो भी वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा। और अगर हम रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा। तो जब भी वेगल स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। बॉडी के अंदर क्या होगा, हार्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जो कि ये पेशेंट कैसा है, हार्ट डिजीज़ का है, मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन का है। इसके अंदर क्या होता है, MI के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है और इसकी वजह से क्या होता है, MI अटैक आता है। और ऐसे मरीज़ के अंदर ऊपर से अपन रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट करके ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, MI वाले मरीज़ों के अंदर या हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ों के अंदर रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट नहीं करते हैं।
तो इसका अपना करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ राइगर्स। राइगर्स जो होता है किसी मरीज़ को जो फीवर आता है तो 3 स्टेज से होकर के निकलता है, उसको हम राइगर्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कम कंपी वाला जो फीवर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइगर्स बोलते हैं। राइगर्स की 3 स्टेज होती हैं, उसको याद रखना है आपको। उसके पीछे लॉजिक से याद रखना है, अपने को रटना नहीं है कि इसके अंदर हॉट कोल्ड स्वेटिंग वाली 3 स्टेज आती हैं। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस अपने को कैसे याद होगा कि जब भी अपने अंदर हीट जनरेट होती है तो अपने को क्या होगी, सिवरिंग होगी। हीट जनरेट करवाने के लिए अपने को क्या होगी, सिवरिंग। तो अपनी पहली स्टेज कौन सी होगी, कोल्ड। ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, हीट जनरेट करने के लिए क्या होती है, सिवरिंग। तो अपनी पहली स्टेज कौन हो गई, कोल्ड। जैसे ही सिवरिंग हुई, हीट जनरेट हुई तो बॉडी क्या हो गई, गर्म। तो जो नेक्स्ट स्टेज अपनी क्या हो जाएगी, हॉट। और जब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है एक्सेस टेम्परेचर को, तब क्या करती है, स्वेटिंग करवा के हीट लॉस करवाती है। क्या करती है, स्वेटिंग करवा के हीट का लॉस करवाती है। तब थर्ड स्टेज कौन आ जाती है, स्वेटिंग। क्या आ जाती है, स्वेटिंग। जब भी हीट जनरेट करवानी होती है तो क्या होता है, सिवरिंग। जब हीट लॉस करवाना होता है तो क्या होती है, स्वेटिंग। और बीच की स्टेज अपनी क्या रहती है, हॉट। तो ये इन 4 ऑप्शन में से कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर पहले कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। तो अपना क्या करेक्ट आंसर है, ये इस करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड ड्यूरिंग फीडिंग बिकॉज ऑफ। जब हम राइस ट्यूब फीडिंग देते हैं मरीज़ को, तो अपन क्या कर देते हैं, 30 डिग्री से अबोव हेड को क्या कर देते हैं, एलिवेटेड करके फीडिंग देते हैं। इसके क्या रीज़न है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ए फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फॉर्मेशन इनटू इंटेस्टाइन, टू प्रिवेंट रिगर्सिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये रिगर्सिटेशन वाली हम बीमारी पढ़ते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, जब हम पढ़ते हैं GRD। तो इसके अंदर क्या होता है, अपना जो कार्डियक स्पिक्टर होता है ईसोफेगस जाके स्टोमक से जब कनेक्ट होता है, वो जो स्पिक्टर होता है वो क्या होता है, लूज होता है GRD के अंदर। तो जब मरीज़ खाना खा के अगर लेट जाए तो उसका क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो स्पिक्टर टाइटली क्लोज नहीं होता है और ग्रेविटी की वजह से बैक फ्लो हो जाता है खाने का ईसोफेगस के अंदर। तो उसको हम बोल देते हैं GRD। तो ये इसके अंदर होता है। और जब हम ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं RT ट्यूब, है ना, राइस ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये स्पिक्टर क्लोज टाइटली होगा नहीं, और अपन क्या कर देंगे, फीडिंग देंगे। और मरीज़ को अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया तो वो खाना हो सकता है वो क्या करे, रिगर्जिटेट होकर बैक फ्लो हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन हेड को एलिवेटेड रखते हैं, ये बात सही है। फैसिलिटेट फ्लो ऑफ द फॉर्मेशन इनटू द इंटेस्टाइन। अच्छी बात है कि अपन क्या करें, ग्रेविटी देंगे तो खाना क्या है, कंटिन्यूस फ्लो से आगे जाएगा, ग्रेविटी जरूरी है। तो ये क्या है, सही बात है। पहला है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, जब खाना वापस आ रहा है ईसोफेगस से होकर के, तो खाना जब रिगर्सिटेट होकर वापस आ रहा है बैक फ्लो, तो हो सकता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके एस्पिरेट कर ले, तो उसको भी प्रिवेंट करते हैं अपन। तो ये तीनों बातें क्या हैं, RT फीड से रिलेटेड करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ अपना, इंसिडेंस ऑफ इंटरमीडिएट फीवर इन। ये जो इंटरमीडिएट फीवर है ये कौन सी बीमारी के अंदर आता है, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, किसी तरीके का कोई फीवर का पैटर्न नहीं रहता है, फीवर आता है। अपनी जो मेनिंजेस अपन ने पढ़ी थी, जो ड्यूरामेटर, आरेक्नोइड और पायामेटर, इनका इन्फ्लामेशन होता है तब क्या होता है, फीवर आता है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है इसके अंदर इवनिंग टाइम फीवर ज़्यादा रहता है। कब, इवनिंग टाइम फीवर ज़्यादा रहता है, मॉर्निंग से इवनिंग ज़्यादा रहता है। तो इस टाइप के फीवर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्स फीवर बोलते हैं। टाइफॉइड के अंदर हमने पढ़ा था कैसा फीवर आता है, स्टेप लैडर टाइप का फीवर आता था। कैसा आता है, स्टेप लैडर टाइप का फीवर आता था, इस तरीके से जिगजैग मैनर रहता था। और मलेरिया के अंदर इंटरमीडिएट फीवर आता है। तो इंटरमीडिएट फीवर का क्या मतलब होता है कि जो 24 घंटे के अंदर कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसके अंदर अपने को बहुत ज़्यादा फीवर आता है और बाकी घंटे के अंदर नॉर्मल रहता है, कोई फीवर नहीं होता है। मान लो 24 घंटे के अंदर, मान लो मुझे आज 2 बजे फीवर आया, उसके बाद 3 बजे तक वो रहा, उसके बाद वो फीवर अपने आप ख़त्म हो गया और बाकी के घंटे में फीवर नहीं आया। तो इस टाइप का जो फीवर होता है वो कैसा होता है, इंटरमीडिएट फीवर होता है। और ये किसके अंदर होता है, मलेरिया के अंदर होता है। नेक्स्ट MCQ अपना बहुत सिंपल MCQ है, हेलिटोसिस क्या होता है। हेलिटोसिस क्या होता है, जब हम नर्सिंग कर रहे थे तो फर्स्ट ईयर में हमें पता नहीं था कि हेलिटोसिस क्या होता है, लेकिन जो ऐसे अपने क्लासमेट होते थे जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बैड ब्रीथ आता था, अपन उनके पास नहीं बैठते थे, वो क्या था, हेलिटोसिस। क्या था, हेलिटोसिस।
और ये क्या है, करेक्ट आंसर है इसका, क्या है करेक्ट आंसर। हेलिटोसिस मीनिंग का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, बैड ब्रीथिंग वाले बीमारी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिगॉक्सिन इज़ नॉट एडमिनिस्टर इफ द पल्स रेट इज़। डिगॉक्सिन क्या है, आइनोट्रोपिक एजेंट है ये भी, और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, हार्ट फेलियर की क्या है, हार्ट फेलियर की क्या है ड्रग ऑफ चॉइस है। डिगॉक्सिन क्या है, हार्ट फेलियर वालों की जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका ब्लड के अंदर लेवल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो कितना होता है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इसका जो है ब्लड के अंदर लेवल रहता है। इसका जो ये विंडो पीरियड है बहुत शॉर्ट रहता है, इसलिए ये ड्रग क्या करवा देती है, जल्दी क्या करवा देती है, टॉक्सिसिटी करवा देती है। इसका क्या है, विंडो पीरियड बहुत छोटा रहता है, इसीलिए ये क्या करवा देती है, टॉक्सिसिटी। और ये ड्रग क्या करवाती है, जब भी ये डिगॉक्सिन अपने बॉडी के अंदर जाएगी तो ये पोटेशियम के साथ बाइंड होकर काम करती है, तो ये क्या करवाती है, हाइपोकैलेमिया, क्या करवा देती है, हाइपोकैलेमिया। लेकिन जब डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। क्या होगा, तब हाइपरकैलेमिया हो जाएगा जब डिगॉक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। और ये ड्रग क्या करवाती है, बहुत ज़्यादा क्या करवाती है, हार्ट को अफेक्ट करती है और ब्रेडिकार्डिया करवाती है। क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है। इसीलिए यहाँ पे जो हार्ट रेट से रिगार्डिंग जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं डिगॉक्सिन को लेकर के, कि अगर एडल्ट के अंदर 60 से बिलो हार्ट रेट चली जाए तो हम डिगॉक्सिन को क्या कर देते हैं, बंद। अगर चिल्ड्रन के अंदर 70 से कम जाए तो हम क्या कर देते हैं, डिगॉक्सिन को बंद। और जो बच्चे होते हैं इन्फेंट, इनके अंदर 2 वैल्यू रहती है एनक्लेस के अंदर, कि 90 से 110 के बीच अगर हार्ट रेट रहे तो हम क्या कर देते हैं, बंद। क्या कर देते हैं, डिगॉक्सिन को बंद कर देते हैं। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, कि अगर एडल्ट के अंदर 60 से कम हो तो हम डिगॉक्सिन बंद कर देते हैं, चिल्ड्रन के अंदर 70 से कम हो तो हम बंद कर देते हैं, और इन्फेंट के अंदर 90 to 110 हो तो हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पूछा है, कोई एज इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो आपको क्या समझना है, एडल्ट का ही पूछा है। डिगॉक्सिन इज़ नॉट एडमिनिस्टर, तो अपने को कहना है कि बिलो द 60 अगर जाती है तो हम क्या कर देते हैं, डिगॉक्सिन को बंद कर देते हैं। डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो इसकी जब टॉक्सिसिटी होती है तो जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो है सिम्टम आते हैं, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम रहते हैं। और ये ड्रग क्या करवाती है, हेलो अराउंड लाइट भी इसका टॉक्सिसिटी का सिम्टम रहता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वॉट टाइप ऑफ बैंडेज शुड बी यूज्ड इन बोवल वॉश। ये जो बोवल वॉश है ये नहीं है, ये क्या है, द होल्ड द पेरिनियल स्यूचर। क्या है, होल्ड पेरिनियल स्यूचर। पेरिनियल स्यूचर को होल्ड करने के लिए हम कौन सी बैंडेज करते हैं, पहली जो है क्रेप्स बैंडेज, और दूसरी क्या है, टी बैंडेज। ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर बैंडेज, ऑप्शन डी है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज है, ये जब अपने एंकल जॉइंट के अंदर या एंकल का कोई अपना फ्रैक्चर हो जाए तब हम कौन सी बैंडेज करते हैं, फिगर ऑफ 8 कहाँ करते हैं, एंकल जॉइंट पे। और जो ये ट्रायंगुलर है ये कहाँ करते हैं, एल्बो जॉइंट है अपना, जो एल्बो जॉइंट है यहाँ का कोई फ्रैक्चर होता है तब आपने कई बार देखा होगा लोगों को गले के अंदर पट्टा डाल के अंदर हाथ रखते हैं, वो कैसी बैंडेज रहती हैं, ट्रायंगुलर टाइप की बैंडेज रहती है। ये जो टी बैंडेज है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, पेरिनियम के लिए यूज़ की जाती है। मान लो जैसे किसी मरीज़ को लेबर रूम में एपिजियोटॉमी हुई है तो उसके ऊपर जब आप ड्रेसिंग करते हैं या पैड अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी बैंडेज होती है, टी बैंडेज होती है। ये जो क्रेप्स बैंडेज लिखी है ये किसके अंदर यूज़ करते हैं, अपने 2 टाइप की चीज़ें आपने सुनी होगी, एक तो होता है स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन। जब लिगामेंट पुलिंग आउट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेन, और जब टेंडन पुलिंग आउट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। आप इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, कभी कभी सिर्फ इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पूछी जाती है, इसीलिए आपको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर मैंने ऐसे एमसीक्यू देखे हैं जिसके अंदर सिर्फ मीनिंग पूछी है कि स्ट्रेन क्या होता है और स्प्रेन क्या होता है। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, जो टेंडन होते हैं वो पुलिंग आउट होते हैं, स्प्रेन के अंदर लिगामेंट पुलिंग आउट होता है। और ऐसे जो कंडीशन अपने साथ होती है तो इसके अंदर एक माइल्ड कंप्रेशन लगा के जो ड्रेसिंग करते हैं, आपने जो गर्म पट्टी नाम सुना होगा उसको क्या बोलते हैं, क्रेप्स बैंडेज। जो गर्म पट्टी आप घर में बहुत सारे लोगों को जब दर्द होता है तो क्या बोलते हैं, तुम इसके ऊपर गर्म पट्टी लगा दो, वो जो गर्म पट्टी होती है वो कैसी बैंडेज होती है, क्रेप्स बैंडेज होती है। इस एमसीक्यू अपना करेक्ट आंसर क्या है, टी बैंडेज पेरिनियम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इरीगेशन इज। इरीगेशन जो अपन वर्ड सुनते हैं कि बोवल इरीगेशन, ब्लैडर इरीगेशन, ईयर इरीगेशन, ये जो बहुत सारी अपनी कैविटीज़ रहती हैं इनको इरीगेट करने का इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इनफिल्ट्रेशन करना। ऑप्शन बी कह रहा है फ्लशिंग ऑफ कैविटी विथ वाटर और एनी फ्लूड। ऑप्शन सी कह रहा है विड्रॉ ऑफ फ्लूड।
ऑप्शन डी कह रहा है एम्प्टिंग ऑफ फ्लूइड। ये जो विड्रॉ ऑफ फ्लूइड लिखा है, मान लो किसी पेशेंट को लंग्स की आउटर कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। अब इसको ड्रेन करने के लिए इसको अपन क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को रिमूव करते हैं तो अपन थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। तो वहाँ से अपन फ्लूइड ड्रेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, कैविटी के अंदर फ्लूइड था उसको बाहर निकाला, विड्रॉ करना होता है। लेकिन ये जो इरिगेशन वर्ड है, ऑप्शन बी के अंदर इसकी जो सही डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी कैविटी के अंदर वाटर या यानी किसी फ्लूइड से अपन क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था ये, लेकिन कभी कभी ऐसे छोटे वर्ड की मीनिंग एग्जाम के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड ऑफ आरएल सॉल्यूशन। आरएल कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जब आप आरएल की बोतल देखोगे, ये जो आती है, तो उसके अंदर इसकी जो ऑस्मोलिटी लिखी रहती है वो कितनी रहती है, 273। कितनी रहती है, 273 मिली ऑस्मोल के पास इसकी रहती है। अपने जो ये फ्लूइड का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किस फ्लूइड को आइसोटोनिक बोलते हैं, किसको अपन हाइपरटोनिक बोलते हैं, किसी को हाइपो बोलते हैं। तो जो हाइपरटोनिक टाइप का रहता है, हाइपर वाला, जिसकी क्या है, ऑस्मोलिटी की कंसंट्रेशन अपने जो ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है उससे ज़्यादा है, वो क्या है, हाइपरटोनिक का है। जिसकी ब्लड के इक्वल रहती है वो कैसी रहती है, आइसोटोनिक। जिसकी उससे भी कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक। तो जैसे हाफ NS अपन पढ़ते हैं, वो क्या है, हाइपोटोनिक। RL और NS 0.9% पढ़ते हैं, वो कैसी रहती है, आइसोटोनिक। RL और 0.9% NS पढ़ते हैं, वो कैसे है, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर जैसे अपन मैनिटोल पढ़ते हैं या डेक्सट्रोज 25% पढ़ते हैं, वो सारी किसके अंदर रहती हैं, हाइपरटोनिक टाइप के फ्लूइड रहते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर ये जो फ्लूइड वाला टॉपिक है, इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से MCQ जरूर आते हैं। तो RL के अंदर क्या होता है, सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर जो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड लिखा है, ये RL के अंदर होते हैं। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अंदर मिनरल्स रहते हैं। RL को हम है ना, जो पेशेंट रीनल फेलियर वाले होते हैं, जो पेशेंट रीनल फेलियर वाले होते हैं, उनको जो क्या होते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस जिनकी बॉडी के अंदर होता है, उनको हम RL नहीं देते हैं। क्या करते हैं, रीनल फेलियर वालों को, और जिनकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस का फॉर्मेशन होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या है, RL को नहीं देते हैं। इन चीज़ को ध्यान रखना है। RL के अंदर होता क्या क्या है, सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो, अगर आप कोई हॉस्पिटल में काम करते हो तो आप उसके ऊपर लिखी हुई सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और तब तक के लिए आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।